रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मतलब एक ब्रेथ में हम लोग दोनों प्रोसेस करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वेलाई की अंदर की जो इनर लाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है और किसकी बनी रहती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Plus Learning. I'm your biology mentor and today I'll be taking the continuation of the lectures that we have been covering up in the chapter bioprocess. So दो lectures हमने already complete कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा nutrition का part cover कर लिया है. This lecture is about the second life process, that is respiration. सो रेस्पिरेशन के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने मिस किए हैं तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन go through those lectures and come back here to cover up this particular lecture. So start करते हैं आज का लेक्चर ऑन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। Like most of the students think that respiration and breathing are one and the same thing, but it's not like that. Respiration is completely different and breathing is completely different process. Breathing is simply taking inside the air, inhaling the air inside and exhaling the air outside. So दो major processes होते हैं, step होते हैं in case of breathing, that is inhalation and exhalation. Inhalation is also termed as inspiration and exhalation is also termed as expiration. So this is the two terminologies that are being used for inhalation and exhalation. So अगर हम लोग सिर्फ ब्रीदिंग की बात करें तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं अकर कर रही है। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में जो भी हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग इन, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द एयर, इट हैज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में जो भी हम लोग फूड आइटम खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज बन रहा है एंड में, दैट ग्लूकोज इज बीन ब्रोकन डाउन into some other chemical compound and ultimately the energy is being produced. So respiration is completely different process than breathing, but both of these processes are connected with one another. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे वही हम लोग पूरा जो डाउट है अबाउट लाइक ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरह से ये कनेक्टेड है, वो इस लेक्चर में हम लोग क्लियर अप करने वाले हैं। सो रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द डेफिनेशन सेज process of releasing energy from the food is called respiration. So respiration is simply breaking down of the food material, that is glucose. Mainly the source of energy is glucose. So glucose is being broken down in the presence of oxygen and it is being converted into energy, which the energy is being utilized for various processes that is being conducted inside our body. So सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं, ब्रीदिंग एक्चुअल में है क्या। अबाउट ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग के बारे में जितना भी हमें पता है उस हिसाब से हम इतना बता सकते हैं कि ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो स्टेप्स में ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो स्टेप्स इन्वॉल्व हियर आर, स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इन केस ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन या फिर इसको इंस्पिरेशन भी बोला जाता है, inspiration. So not that kind of inspiration that we are getting from some people, it's inspiration. So inhalation or inspiration, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, it is simply a mechanical process where air is being inhaled, मतलब सांस अंदर ले रहे हैं हम लोग और उसके साथ जो भी एयर आ रही है हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जा रही है। Second step is exhalation. Exhalation, another name for exhalation is expiration. So in expiration what we do, it's also a mechanical process where the air present inside our body is being expelled out. So air here is being expelled out. Inhalation और exhalation दोनों को अगर हम लोग मिला दे तो this will be considered under one breath. मतलब एक ब्रेथ में हम लोग दोनों प्रोसेस करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। सो
This inhalation and exhalation process together would be considered as one breath. A human, which is a healthy human, in resting state, when he is in a resting state, he's not in some kind of hurry, like going to some jogging or moving mountains. Apart from those activities, if he's sitting simply on a desk and breathing, so at that particular point of time, rate of breathing of a healthy human would be in a resting state. Rate of breathing. So what do we understand by rate of breathing? Breathing rate क्या होता है? Breathing rate is simply how much breaths you have taken in 1 minute. एक मिनट में कितने ब्रेथ लिए हैं, उसी को ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं? रेट ऑफ ब्रीदिंग इन रेस्टिंग स्टेज. तो रेस्टिंग स्टेट में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा? कितनी बार हमने सांस अंदर ली, कितनी बार सांस बाहर ली, या फिर कंप्लीट जो ब्रीदिंग हम प्रोसेस कर रहे हैं वो एक मिनट में कितनी बार हमने ब्रेथ्स लिए हैं. सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन अ रेस्टिंग स्टेट द ब्रीदिंग रेट इज ऑफ अबाउट 12 to 20 breaths per minute. So this would be the breathing rate of a particular individual in a resting state, जहां पे वो 12 से लेके 20 breaths लेगा in 1 minute. This is known as the rate of breathing for resting state. So this we have discussed about the process of breathing. Now coming to respiration. What do we understand by respiration and how it is different from breathing process? Respiration की अगर हम लोग बात करें, it is a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है. जो भी हमारा फूड मटेरियल, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज बीन ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्लस एनर्जी in the form of ATP plus some amount of water is also released. So this is a chemical reaction taking place inside our body or inside the cell. Now respiration की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो respiration different type के हो सकते हैं. 2 टाइप के मेजर रेस्पिरेशन होते हैं. एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन अकर करेगा तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन अकर कर रहा है, रेस्पिरेशन मतलब सेम थिंग, दैट फ्रॉम ग्लूकोज एनर्जी इज बीइंग फॉर्म्ड. दिस इज मेजरली द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिल रही है, तब उसको क्या बोला जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन. ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली ह्यूमंस में, ह्यूमन सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करती है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से अकर करती है और कैसे द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कनेक्टेड विद रेस्पिरेशन, दैट वी हैव टू कंसीडर हियर. सो सपोज हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया. सो इनहेलेशन टुक प्लेस, ऑक्सीजन इज बीइंग inhaled inside. This oxygen will travel through blood. So blood stream के through this oxygen will travel and move inside the cell. तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर सेल में इसको हमने, ये ऑक्सीजन जाएगा with the help of blood, that to blood vessels. So this is a particular cell. Human cell की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, for suppose human cell. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर आ गया. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा. ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सेम थिंग, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एंड apart from energy, since this is a metabolic reaction, some amount of waste will be formed in, waste would be released in the form of carbon dioxide and water is formed here. So ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, एनर्जी तो हमारी बन गई, एनर्जी बनाने का प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ के. अब ये जो वेस्ट है हमारा, ग्लूकोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट. अब इस वेस्ट को हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है. तो कैसे जाएगा, ये बॉडी से बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली.
जैसे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल किया है इनसाइड द सेल, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बन रही है वो भी ब्लड के थ्रू ही जाएगी आउटसाइड द बॉडी। सो ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी CO2, सो यहां से CO2 गया और हमने इसको एक्सेल आउट कर दिया, एक्सहेलेशन, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से बोथ द प्रोसेस ऑफ inhalation and exhalation, that is breathing का process is indirectly connected with respiration. So यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी, ब्लड में ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी और लंग्स के थ्रू नॉस्ट्रल से बाहर ऐसे एक्सहेलेशन हम लोग कर लेंगे और एक्सहेलेशन के थ्रू CO2 would be released out. So इस तरह से पूरा respiration and breathing is connected together. Now talking about difference between both of these processes. तो यहाँ पे डिफरेंस का एक टेबल हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। टेबल क्या बोल रहा है? ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं, एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एयर को एक्सपेल आउट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली बीइंग एक्सहेल्ड आउट। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू to form energy in the presence of oxygen or either in the absence of oxygen, but in both the cases energy is being produced by the breakdown of glucose. Then comes process of inhaling and exhaling. So inhalation और exhalation की process अकर करती है in breathing। यहाँ पे क्या हो रहा है? breakdown हो रहा है food का to produce energy. No energy released, instead energy is required. यहाँ पे breathing की process के लिए energy की requirement है। inhalation और exhalation करने में energy required है। यहाँ पे कुछ energy बन नहीं रही है, जबकि यहाँ पे क्या है? एनर्जी इज बीइंग रिलीज। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट कम्स दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इट टेक्स प्लेस विद इन द ऑर्गन लंग्स। ये लंग्स में अगर कर रही है, इसका लोकेशन कहाँ है? लंग्स। जबकि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, द लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज इनसाइड द सेल ऑफ अ एनिमल, ठीक है, ऑफ एन एनिमल, और इवन इन प्लांट्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ओनली। सो हैपेंस इन द सेल। लोकेशन क्या है इसकी? सेल के अंदर रेस्पिरेशन अकर करेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दिस पर्टिकुलर चार्ट इज बीइंग गिवन इन इवन इन द एनसीईआरटी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड कि एक्चुअल में चार्ट शो क्या कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को थोड़ा डिकोड करेंगे कि क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं जो सबस्ट्रेट है हमारा, substrate is glucose only. In every case, either it's aerobic respiration in the presence of oxygen if the respiration is taking place, or it's anaerobic respiration where glucose has been broken down and energy is being released in the absence of oxygen. In both the cases, इन दोनों रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है हमारा, जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हो रही है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इस ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है? किसी एक पर्टिकुलर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है और फर्दर ये चीज, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कॉमन है हर एक टाइप के रेस्पिरेशन में। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वुड बी कॉमन वेयर ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, and this particular reaction is taking place within the cytoplasm of the cell. सेल की साइटोप्लाज्म में रिएक्शन अकर करेगी जहां पे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सिंस ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है लेकिन पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो अगर हमें बैलेंस करना है कार्बन का नंबर, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे? क्योंकि एक पायरुवेट में जो कार्बन का नंबर है वो सिर्फ 3 ही है। तो यहाँ पे अगर हमें बैलेंस आउट करना है कार्बन का नंबर, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेंगे। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाया जा रहा है। सो सबस्ट्रेट इज सेम, दिस एंटायर रिएक्शन इज कॉमन बोथ इन केस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुवेट तक तो सब सेम है। उसके बाद यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाती है, जहां पे अगर हम लोग इसकी बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, जो अभी हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, जहां पे हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन अकर कर रही है उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो यही चीज, यही रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ये रिएक्शन अकर कहाँ कर रही है? इतना प्रोसेस तो सेम है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन गया। अब ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एनर्जी। एनर्जी हर किसी में बनेगी, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
तो ये वाला जो है दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप के होते हैं, एक तो है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी यहां पे? मैंने बोला कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन के बारे में हमें पता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। ये तो सबको पता है, ये इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके दो टाइप्स हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? दो मेजर टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है, ये अल्कोहल बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिखा है तो मतलब ही क्या है, इसमें क्या बन रहा है, द प्रोडक्ट वुड बी सॉरी बाय प्रोडक्ट वुड बी, बेसिकली तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है मतलब अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं उनको बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, इथेनॉल दैट इज एन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एनर्जी जो है मेजर प्रोडक्ट वो तो बनती ही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है किसका, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, यहाँ पे अल्कोहल हमारा बन रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट प्लस मेन प्रोडक्ट जो बन रही है यहाँ से एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज बीइंग रिलीज्ड। तो ये वाली जो चीजें हैं, एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी तो कॉमन है, दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी। सो दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इन बोथ द रिएक्शंस एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, ATP के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस तो यहाँ पे अल्कोहलिक, दो टाइप के जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो इस तरह से होते हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, दूसरा इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो पर्टिकुलर रिएक्शन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये कहाँ पे आकर करती है, ये मेजरली आकर करती है विद इन द यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में आकर करेगी। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलर फंजाई है, यूनिसेलर फंजाई। सो यीस्ट को यूज किया जाता है किसके लिए, बेवरेज इंडस्ट्री में यीस्ट को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। व्हाइल लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लैक्टिक एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है। ये मसल सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है लैक्टिक एसिड, क्योंकि मसल्स को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कर रही है, मसल में इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस प्रोसेस के बजाय रिएक्शन क्या हो रही है जहां पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है मसल सेल को। सो लोकेशन हमें पता चल गया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब बैक टू द फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में क्या कर रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। इथेनॉल कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का ये कंपाउंड है, इथेनॉल बनता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारी मसल सेल में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, मसल सेल, कौन सी मसल सेल, जो बोन्स के साथ अटैच है, स्केलेटल मसल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी तीनों ही प्रोसेसेस में बन रही है। Whether we talk about aerobic respiration or anaerobic respiration, the product is same. Energy is being released and substrate is also same. So पहले का हिस्सा और लास्ट का हिस्सा क्या है यहाँ पे, सेम है, बीच में यहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ है, तो हमें इसी ड्रामे को समझना है।
तो पहला तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पेज की अगर हमें बात करें, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमें इतना तो पता है। सिंपली अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात करें, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया था हमने, सिंपल रिएक्शन की बात करें, लोकेशन यहाँ पे क्या है, लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी कहां पे अकर करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करेगी। ठीक है, तो पहले की प्रोसेस जहां पे ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल तो है ये, लेकिन सिंस ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और हमें कितने चाहिए, 6 कार्बन हमें बैलेंस करने हैं, तो कितना बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। सो इस तरह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन अकर करती है। सो ये वाली जो रिएक्शन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो अकर कर रही है, इसको क्या बोला जाता है, द रिएक्शन इज नोन एज ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट, द रिएक्शन इज नोन एज, सिंस द ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, the reaction is known as glycolysis। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है और ये कहां पे अकर कर रही है, लोकेशन इसकी क्या है, साइटोप्लाज्म में अकर कर रही है। ठीक है, और ये वाली जो प्रोसेस है, दिस इज कॉमन प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इतना जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में अकर करेगी। एंड कहां पे अकर करेगी, लोकेशन क्या होगा, विद इन द सेल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब यहां से चेंजेस अकर करते हैं। अब ये जो पाइरुवेट यहाँ पे बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, इट विल मूव इनसाइड द सेल। ये कहां मूव कर जाएगा, ये सेल पे अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ सेल के अंदर ये क्या करेगा, पाइरुवेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब पाइरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो यहाँ पे क्या होगा, पाइरुवेट, पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर ये कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो अकर कर रही है सेल के अंदर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली अकर कहां कर रही है, इसकी मैं बात करूं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन अकर करती है जहां पे पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्या क्या बना रहा है ये, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड प्लस वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। राइट, सो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये सारी रिएक्शन किसके अंदर अकर कर रही है, सेल के अंदर अकर कर रही है। सेल में ये वाली जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में अकर करेगी और ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करेगी। कमिंग टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहले टाइप का रेस्पिरेशन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, पहले की जो प्रोसेस है इसमें भी सेम ही होगी। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे इसका लोकेशन कहां पे है, कहां पे अकर करता है ये, इट अकर्स विद इन द यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में ये अकर करेगा जहां पे पहली प्रोसेस इज सेम, दैट इज 1 molecule of glucose which is a 6 carbon compound, it gets converted into 2 molecules of pyruvate which is a 3 carbon compound, right? The process is known as glycolysis and it takes place within the cytoplasm. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में आकर करती है। अब होगा क्या, सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो दिस पर्टिकुलर पाइरुवेट कैन नॉट गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी। सो ये कहाँ रह जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। दिस पाइरुवेट विल बी प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ओनली। तो साइटोप्लाज्म में ही क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर करेगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर करेगा, मतलब क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वुड बी
formed, sorry water नहीं, ATP, मेजर तो एनर्जी है ना हमारा, एनर्जी would be formed in the form of ATP, ठीक है। तो एनर्जी तो फॉर्म हो रही है, बाय प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पर ये हो कहाँ रही है रिएक्शन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही ये रिएक्शन अकर कर रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। कहाँ पे अकर कर रहा है, यीस्ट सेल में अकर करता है। अब होता क्या है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए यही कंडीशन की जरूरत है कि कंप्लीटली ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई लैक नहीं है ऑक्सीजन का यहाँ पे कि कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिस इज वेयर देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट एब्सेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की, तभी ये पर्टिकुलर रिएक्शन अकर करेगी, तभी ग्लूकोज से क्या बनेगा, इथेनॉल बन सकता है। अब होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में देसी शराब बनाते हैं, ठीक है, देसी शराब इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। कि नॉर्मल प्रोसेस तो ये होनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज में होती है, जहां पे इथेनॉल बनता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, जो कि वो मेंटेन कर पाते हैं कंप्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल इज बीइंग प्रोड्यूस। लेकिन जो घर पे बनाने की कोशिश करते हैं वो क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन उनसे मेंटेन ही नहीं हो पाती है, जहां पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ये वाली कंडीशन मेंटेन ही नहीं हो पाती। जब ये कंडीशन मेंटेन नहीं होती है तो इथेनॉल बनने के बजाय क्या बन जाता है, वहां पे इथेनॉल बनने के बजाय मीथेनॉल बन जाता है। अब मीथेनॉल इज वेरी मच हार्मफुल फॉर हेल्थ। कैसे, ज्यादा अमाउंट में मीथेनॉल अगर किसी के बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो द पर्सन कैन बिकम ब्लाइंड। सो मीथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ब्रोकन डाउन इनटू टू मेजर कंपाउंड्स, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फॉर्मिक एसिड इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो मीथेनॉल कब बनेगा, जब ये वाली कंडीशन मेंटेन नहीं हो पा रही है। मतलब कौन सी कंडीशन, कंप्लीटली लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली अगर कंडीशन मेंटेन नहीं हो पा रही तो इथेनॉल हमारा नहीं बनेगा, उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा, जो कि बॉडी में अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में, विच इज हार्मफुल फॉर बॉडी। फॉर्मिक एसिड इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल कंपाउंड, ठीक है। अब अगर किसी ने मीथेनॉल गलती से पी लिया तो उसके केस में क्या करेंगे, इस मीथेनॉल को बॉडी से रिमूव कैसे करेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूव्ड वाया डायलिसिस। डायलिसिस की प्रोसेस से इस मीथेनॉल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो रिएक्शंस अगर थोड़ा भी गड़बड़ा गया पैसे बचाने के चक्कर में ये चीज हो सकती है। सो मीथेनॉल बनेगा, बॉडी विल सफर फ्रॉम दैट। सो ये रहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद क्या था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थर्ड टाइप हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। कंप्लीट एब्सेंस नहीं है मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अकर कहाँ कर रही है ये, लोकेशन क्या है इसका, अकर्स इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में अकर कर रही है ये, ठीक है, जहां पे क्या है, कंडीशन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन इतना अमाउंट का नहीं प्रेजेंट है कि क्या हो सके, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर कर सके, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज अकर करती है इनसाइड द मसल सेल, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है रिएक्शन, सपोज कोई एथलीट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जो भी एथलेटिक एक्टिविटी है, वर्कआउट्स और ये सारी चीजें कर रहा है, तो उस समय पे क्या होता है कि बॉडी को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारी मसल्स आर इन्वॉल्वड इन डूइंग व्हाट, like working out and everything, so lot of energy is being consumed in that process and we cannot breathe that much of oxygen to so that the energy could be produced, ठीक है। इतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है कि एनर्जी उतनी बन पाए, तो इंस्टेंट एनर्जी बनाने के लिए क्या करता है बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बजाय पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और फिर एनर्जी रिलीज करेगा, और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो बॉडी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, द पायरुवेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन इज सेम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज which is a 6 carbon compound, it gets converted into pyruvate। कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं यहाँ पे, 2 molecules of pyruvate is being formed। so 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन गए which is a 3 carbon compound। process is glycolysis
एंड अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में अगर करिए, ये पूरी रिएक्शन तो कॉमन ही है दोनों केस में। अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, लैक ऑफ O2। लैक ऑफ O2 की वजह से क्या होगा, मसल सेल में जब इतना अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, दिस पायरुवेट टू गेट इंस्टेंट एनर्जी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और ये साइटोप्लाज्म में अगर कर रही है, मसल सेल की साइटोप्लाज्म में दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस अकर कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी। द पायरुवेट वोंट गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज़ माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो बहुत टाइम खर्चा हो जाएगा, इतनी जल्दी हमें एटीपी नहीं मिल पाएगी, बिकॉज़ इट इज अ लॉन्गर प्रोसेस देन दिस वन, कि साइटोप्लाज्म में ही अकर कर रहा है। अब लोकेशन चेंज करोगे तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो एनर्जी देर में मिलेगी, एनर्जी देर में हमें चाहिए नहीं। एथलेटिक एक्टिविटी कोई कर रहा है तो जल्दी एनर्जी चाहिए, तो जल्दी एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या होता है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की बजाय साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। ठीक है, मेजरली तो हमें इसका काम है ना, एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। अब इस लैक्टिक एसिड का अगर बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी कर रहा है, कोई एथलेटिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो क्रैम्प्स फील करने को मिलता है, द पेन इन द मसल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो मसल क्रैम्प अकर करता है इसकी वजह से। ठीक है, cramp in the muscle takes place because of the accumulation of lactic acid if intensive workout is being done or athletic activity is being done. So these are the three major types of respiration which takes place within the organism. ठीक है, so aerobic हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, anaerobic में दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, alcoholic and lactic acid fermentation. So इन तीनों की हेल्प से हम लोग अब क्या वापस आ जाते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो ये चीज हमने रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ ली कि किस तरह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट इज बीइंग रिटन हियर, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। तो इसकी वजह से क्या होती है, मसल पेन अकर करता है, क्रैम्प अकर करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, अब एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंशिएट करेंगे किस तरह से दोनों प्रोसेसेस हमारी डिफरेंट है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करेगी। एनारोबिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोल रहे हैं, ज्यादा एनर्जी बन रहा है, मतलब ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी फॉर्म हो रही है, मतलब लेस एटीपी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब ये कैसे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ठीक है, तो ये जो मोर एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एटीपी बन रहा है यहाँ पे। अगर एरोबिक प्रोसेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन एरोबिक प्रोसेस, व्हाइल इन केस ऑफ एनारोबिक प्रोसेस ओनली 2 एटीपी इज बीइंग फॉर्म्ड, सिर्फ 2 ही एटीपी बनती है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। सिंस ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है, कंप्लीटली ग्लूकोज इज बीन ब्रोकन डाउन, इसीलिए भी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर असर्शन रीजन आ गया, असर्शन दे दिया मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, रीजन दे दिया है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, तो ये रीजन इसका सही रीजन है। क्यों हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ताकि क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो one assertion reason question is being tackled here only. Coming to the next point, occurs in cytoplasm and mitochondria. अब इसकी लोकेशन बता रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, half the process takes place within the cytoplasm. Which process? Glycolysis. Glycolysis reaction मतलब glucose getting converted into pyruvate takes place within the cytoplasm, while pyruvate getting inside mitochondria and getting converted into energy, producing the energy and the byproduct in the form of waste, that is carbon dioxide. It takes place within the mitochondria. ये कहाँ पे अगर कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ
साइटोप्लाज्म में ही आकर करेगा, इसके अलावा ये किसी और कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा सेल के। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एनर्जी तो दोनों में ही रिलीज हो रही है। एनर्जी की अगर बात करें तो 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटीपी प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल इन केस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनेगा और ये कब बनेगा? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया यहाँ पे। the entire topic here is being completed. Now coming to the next. So coming to the next topic of human respiratory system. Human respiratory system में कैसे कैसे air pass on करती है from which part of the tract and लास्ट में जाके लंग्स में alveoli में जाके किस तरह से exchange of gas अकर करता है, all this will be covering up in this particular topic. तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग with the first part of the human respiratory system, that is nostrils. So जो भी air enter कर रही है वो किसके थ्रू जाती है? Air enter करती है through the nostrils. ठीक है, अब ये जो nostrils होती है जिसके थ्रू enter कर रही है air, उस nostril के अंदर थोड़ा सा जाएंगे हम लोग तो cavity सी present रहती है. Since nostrils हमारे 2 होते हैं तो cavity भी 2 ही होती हैं, which is known as nasal passage. अब इस passage के थ्रू क्या होता है? nostril से जो भी air enter कर रही है वो इसी passage के थ्रू move करती है. अंदर को जब पास होगी तो एयर को क्या किया जाएगा? इस नेजल चेंबर में या नेजल पैसेज में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस साइड कुछ सेंसरी ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वाला हिस्सा तो ये नॉस्ट्रल्स हो गए। ठीक है, दिस इज द नॉस्ट्रल एंड इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? नेजल चेंबर या नेजल पैसेज। इस नेजल पैसेज में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ये क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम तो क्या होता है? यहाँ पे एयर की फिल्ट्रेशन होती है। जो भी एयर एंटर कर रही है अंदर उसको फिल्टर आउट किया जाएगा। फिल्टर आउट करने का क्या मतलब है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस एयर में, वो डस्ट पार्टिकल्स जो म्यूकस सिक्रीट हो रही है ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज सेंसरी रिसेप्टर्स, यहाँ से कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होता है जिसको म्यूकस बोला जाता है। ठीक है, ये इस म्यूकस में क्या हो जाता है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ आ रही है वो चिपक जाती है और एयर फिल्टर आउट हो जाती है। ठीक है, तो एयर का फिल्ट्रेशन होता है, डर्ट पार्टिकल्स उसको रिमूव किया जाता है थ्रू दिस नेजल पैसेज एंड दिस फिल्टर्ड एयर इज देन बीइंग पास्ड फ्रॉम द नेजल चैम्बर टू द फेरिंग्स। अब कहाँ पे जाएगी? ये वाला जो हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। ये वाला फेरिंग्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब नेजल चेंबर से होते हुए या नेजल पैसेज से होते हुए एयर विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट नोन एज फेरिंग्स. Pharynx is a common passage for both air and food. क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माउथ की जो बक्कल कैविटी है वो भी कहाँ पे ओपन अप हो रही है? वो भी pharynx वाले पोर्शन में ओपन अप हो रही है और नेजल पैसेज भी कहाँ पे ओपन अप हो रही है? pharynx वाले पोर्शन में ओपन अप हो रही है। इसीलिए जो pharynx है, it is a common passage for both food and air. अब pharynx से होते हुए जो एयर है वो कहाँ पे जाएगी? It goes to this particular part. This is the larynx. ये क्या है? इसको larynx बोला जाता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज लैरिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। किसकी बनी हुई है? 9 कार्टिलेज की बनी हुई है। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। ठीक है, तो 9 कार्टिलेज की बनी हुई है लैरिंग्स और इसको क्या भी बोला जाता है? वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्टिलेज की बनी हुई बॉक्स होती है। वॉइस बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी लैरिंग्स के थ्रू होता है। क्योंकि लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट है? 2 थिन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है। 2 थिन मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट व्हिच फ्लैप व्हेन द एयर एंटर्स इनटू द लैरिंग्स. दीज थिन मेम्ब्रेन्स दे फ्लैप. बिकॉज ऑफ द फ्लैपिंग साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. देयरफॉर लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स. सिंस इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज सो इट इज नोन एज कार्टिलेज मेड वॉइस बॉक्स. ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या होगा? लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. सो ट्रैकिया अगर हम लोग देखें तो ट्रैकिया को और क्या बोला जाता है? विंड पाइप भी बोला जाता है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे कुछ ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। ट्रैकिया में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रही होंगी जो कि किसकी बनी हुई है? ये भी कार्टिलेज की ही बनी हुई रिंग्स है। ठीक है, बट दीज आर नॉट कंप्लीट रिंग्स, दीज आर सी शेप्ड रिंग्स. क्या होती है ये? सी शेप रिंग्स होती है जो कार्टिलेज की बनी रहती है। इसका काम क्या है? ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे ट्रैकिया में? क्यों प्रेजेंट है ये? जो भी विंड यहाँ से पास ऑन हो रही है, एयर जो पास ऑन हो रही है थ्रू द ट्रैकिया. अब होता क्या है? ट्रैकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. उसको सपोर्ट की जरूरत है.
अगर जैसे हमने एक्सेल आउट किया तो ट्रैकिया क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, ट्रैकिया गिर सकती है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सो दैट इट इज लाइक इरेक्ट इन इरेक्ट फॉर्म, डजंट गेट कोलैप्स, टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स दीज सी शेप्ड रिंग्स आर बीइंग found on the trachea. So trachea, which is the windpipe, have C-shaped rings, ठीक है, जो प्रिवेंट कर रही है ट्रैकिया को किससे, कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रही है. अब कहाँ पे एयर जाएगी, एयर हमारी सबसे पहले पास ऑन हुई नॉस्ट्रल से, फर्स्ट, सेकंड नेजल पैसेज, थर्ड ये गई किस पे, फेरिंग्स पे, फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है वो ये रहा, थर्ड फेरिंग्स, एंड फोर्थ इट केम टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद इट वेंट टू दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज ट्रैकिया. ठीक है, तो ट्रैकिया में यहाँ पे चली गई, फिफ्थ वन इज ट्रैकिया. ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट है, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट है जो कार्टिलेज की बनी हुई है, जो प्रिवेंट कर रही है ट्रैकिया को ताकि वो कोलैप्स ना हो सके. इसके बाद दिस पर्टिकुलर ट्रैकिया, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया विंड पाइप, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. ये डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या है, एक पर्टिकुलर डिवीजन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोला जाता है, दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, ब्रोंकाई बोलते हैं. ठीक है, ब्रोंकस इज इन सिंगुलर फॉर्म, अगर इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है तो ब्रोंकाई बोला जाता है. ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, दिस इज द प्लूरल फॉर्म. दो ब्रोंकस को मिला के क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई. अब होता क्या है, सिंस ये पहला डिवीजन अगर कर रहा है इसलिए इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, दोनों को प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. और यही दो ट्रैकिया जो आगे चल के डिवाइड हो रही है इनटू ब्रोंकाई, ये किस में जाके खुलती है, इनटू द लंग्स. ठीक है, लंग्स में खुलने से पहले भी दिस पर्टिकुलर ब्रोंकाई, ठीक है, टू ब्रोंकस व्हिच कनेक्ट ट्रैकिया टू ईच अदर. ठीक है, तो ट्रैकिया को लंग से कनेक्ट करने वाली बीच में जो ट्यूब प्रेजेंट रहती है, प्राइमरी ब्रोंकाई उसको बोला जाता है. ये ब्रोंकाई फर्दर कुछ छोटे छोटे ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो जाती है. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ब्रोंकाई है ये फर्दर क्या होगी, कुछ छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, these tube like structure, smaller tube like structure coming from the or extensions of the bronchi is known as bronchioles. इनको क्या बोला जाएगा, bronchioles बोला जाता है. ठीक है, each bronchi divides in lungs to form large number of small tubes known as bronchioles. तो बहुत सारे bronchioles में ये इस तरह से बाइफर्केट हो जाती है. ठीक है, बहुत सारी bronchioles इस तरह से बाइफर्केट हो गई है bronchioles में. ठीक है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ब्रोंकियोल्स है ये फर्दर किस में जाके ओपन अप होते हैं, These bronchioles open up into alveolar sac. ये अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और पूरे एक गुच्छे को क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसलिए इसको alveolar sac बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे alveolar sac प्रेजेंट रहेंगे. दिस इज द alveolar sac. इसका एक अगर पर्टिकुलर में पोर्शन बोलूँ इसको क्या बोला जाएगा, alveoli बोला जाएगा. ठीक है, और पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं, alveolar sac बोलते हैं. दिस इज द alveolar sac. ठीक है, तो इस तरह से ओपन अप होगा कौन, ब्रोंकियोल्स ओपन अप होते हैं इनटू दीस पर्टिकुलर एल्विलर सैक, जहां पे एयर एंटर करती है. तो एयर ने कहां कहां एंटर कर लिया, लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया के बाद कहां पे गई, फिफ्थ, देन इट वेंट टू द दीस पार्ट, सिक्स्थ पार्ट दैट इज द ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड प्राइमरी ब्रोंकाई से ये स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बाइफर्केट हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोलते हैं bronchioles, primary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles. These bronchioles then open up into sac like structure, थैले जैसे स्ट्रक्चर पे ओपन अप होती है, जिसको alveolar sac बोला जाता है. दिस इज द एट्थ वन जहां पे एयर पास हुई है. ठीक है, अब ये जो alveolar sac है जिसमें जो किसकी बनी हुई है, alveoli की बनी हुई है. alveoli is the major site for gaseous exchange. so majorly जो गैस का एक्सचेंज अकर करता है वो कहां पे अकर करता है, वो alveoli में अकर करता है. ठीक है, स्मॉल एयर sac where exchange of oxygen and carbon dioxide टेक्स प्लेस. तो मेजरली जो एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है वो इन्हीं एल्विलर सैक में अकर करता है. ठीक है, तो एल्विलाई के नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एल्विलाई की बात करें तो किसकी बनी हुई है, ये मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम. किस टाइप की एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है. ठीक है, स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है जो कि बहुत ही थिन लेयर होती है. स्क्वैमस एपिथेलियर की बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर प्रेजेंट रहती है, और इसी थिन लेयर की वजह से क्या होता है, इजीली थ्रू डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट आता है कि एल्विलाई इज द मेजर साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, मेजर साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज. सो गैसेस का एक्सचेंज यहीं पे अकर करता है. ठीक है, मेजर साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज. इसके अलावा
जो गैसेस एक्सचेंज कर रही है वो कैसे एक्सचेंज कर रही है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. सो मेड अप ऑफ थिन लेयर दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसके थ्रू इजीली एयर का एक्सचेंज हो सकता है. मेजर साइट है गैसेस एक्सचेंज की. और यहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई अकर्स हियर. ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई यहाँ पे होती है. ब्लड के थ्रू ही क्या होता है? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही डिसॉल्व होके एल्विलाई के थ्रू या तो मूव आउट करेगी या अंदर के सेल्स में जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से दिस इज अबाउट एल्विलाई. मेजर gaseous exchange takes place within the lungs into a sac like structure known as alveoli. ठीक है, now coming to the next part of this. अब alveoli के अंदर कैसे exchange of gases अगर कर रही है वो हमें कंसिडर करना है यहाँ पे. तो पहले हम लोग alveoli का स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है, एक alveoli का स्ट्रक्चर बना लेंगे. दिस इज अ पर्टिकुलर alveoli. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एल्विलाई की अंदर की जो इनर लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और किसकी बनी रहती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी रहती है. ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम की यहाँ पे इनर लाइनिंग प्रेजेंट है. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम. हेडिंग इसकी डाल देंगे हाउ एक्सचेंज ऑफ gases occurs through alveoli. alveoli के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं. तो कैसे हो रहा है? alveoli में क्या होगा? जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल की है वो आ गई इसमें कैसे? ब्लड के थ्रू आती है. ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर हो गई है. ठीक है, एयर के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारा एंटर हो गया है. यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आ गई है थ्रू द एयर. वंस वी इनहेल्ड, इनहेलेशन की वजह से क्या हुआ? इनहेलेशन की वजह से ऑक्सीजन वेंट टू द लंग्स एंड लंग्स में इनटू द एल्विलाई. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे? एल्विलाई के ठीक नीचे ब्लड कैपिलरीज इस तरह से प्रेजेंट रहती है. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? रेड कलर्ड आरबीसीज सेल्स प्रेजेंट रहती है, जिनको क्या बोलते हैं? इनको आरबीसीज बोला जाता है. ठीक है, दीज आर आरबीसीज. तो यहां से जो भी ऑक्सीजन आ रही है, सिंस द एल्विलाई इज मेड अप ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके थ्रू क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन विल गो टू द कैपिलरीज. तो ऑक्सीजन कहां पे चले गई? कैपिलरीज पे चलेगी. किसके थ्रू गई है? कौन सा प्रोसेस हुआ है यहाँ पे? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ? ऑक्सीजन एल्विलाई से होते हुए, मेम्ब्रेन से होते हुए कहां पे चली गई? दिस पर्टिकुलर वेसल पे चलेगी, दैट इज द कैपिलरीज में चलेगी. कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? आरबीसीज प्रेजेंट है. आरबीसीज की क्या स्पेशलिटी? इट हैज अ स्पेशल प्रोटीन. ठीक है, स्पेशल रेस्पिरेटरी प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. कंसिस्ट ऑफ स्पेशल रेस्पिरेटरी प्रोटीन. क्या बोलेंगे? इस प्रोटीन का नाम क्या होगा? दिस स्पेशल रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज नोन एज हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती है? बाइंड्स टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी और ट्रांसपोर्टेशन करेगी इस ऑक्सीजन का टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो क्या हुआ? ये ऑक्सीजन गई आरबीसी के ऊपर बैठ गई और ये आरबीसी क्या करेगी? अब इस ऑक्सीजन को कैरी करते हुए लेके जाएगी. ठीक है, आरबीसी क्या करेगी? ऑक्सीजन को इस तरह से कैरी करते हुए लेके जाएगी टू डिफरेंट सेल्स. तो O2 पास ऑन होगी और कहां पे जाएगी? टू सेल्स. सेल्स के पास ऑक्सीजन चली जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन को भेजा जाता है टू डिफरेंट सेल्स. नाउ कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से आती है. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड के थ्रू ही आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू. ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है? ऐसे डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नहीं आ जाएगी. इसी कैपिलरी के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहती है. कैपिलरीज के नीचे क्या प्रेजेंट रहती है? कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहती है. फॉर सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? टिश्यूज. ठीक है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स. इस तरह से टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है, अब इन सेल्स में हुआ क्या है? जो भी हमने खाना खाया है, अभी रेस्पिरेशन की जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. कैसे निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल? जो भी खाना हमने खाया है ग्लूकोज, इट इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू
it is being broken down in the presence of oxygen into producing energy and certain amount of waste product which is carbon dioxide. So these are the tissues. टिश्यूज में क्या अकर किया है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस अकर की है, ठीक है. रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब अकर करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा CO2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है. इन टिश्यूज के थ्रू, सेल्स के थ्रू क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ट्रैवल कर जाती है, कैपिलरीज में ट्रैवल आउट कर जाती है, ठीक है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी बहुत थिन होती है. तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी टिश्यूज के थ्रू टू द कैपिलरीज, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दिस ऑक्सीजन विल मूव टू द लंग्स. लंग्स में मूव करेगी, कहाँ पे चली जाएगी, इनटू द एल्वुलर सैक. दिस पर्टिकुलर एल्वुलाई यहाँ पे जाएगी और फिर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से निकल के थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सेल आउट हो जाता है. फिर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन हो जाएगा, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है विद द हेल्प ऑफ एल्वुलाई. तो मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई, ठीक है. बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है यहाँ पे. ऑक्सीजन को तो आरबीसी कैरी आउट कर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली आई मीन इट कैन डिसॉल्व इन ब्लड इजीली ब्लड में डिसॉल्व हो सकती है. तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में डिसॉल्व होके इसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी कहाँ पे, लंग्स में चली जाती है, इनटू द एल्वुलर सैक. और इसी एल्वुलर सैक से फिर जब हम लोग एक्सेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड आउट. तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले ये सारी चीजें पढ़ने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिखेंगे यहाँ पे. स्टेप्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नॉट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो स्टेप्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे अकर कर रही है, तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे अकर कर रही है. सबसे पहले आए थे हम लोग कहाँ पे, ऑक्सीजन इनहेल किया हमने, इनहेलेशन, ठीक है. इनहेलेशन हुआ, O2 is being inhaled. This O2 moves to the first nostril में जाएगी. कहाँ पे जाएगी, this oxygen moves to the nostril. nostril से होती हुई ऑक्सीजन कहाँ जाती है, nasal passage. nasal passage के बाद कहाँ पे जाएगी, to the pharynx. pharynx के बाद it goes to larynx. लैरिंग्स के बाद ये कहाँ जाती है, इट मूव्स टू ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद इट मूव्स टू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू व्हाट, ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल से ये फर्दर मूव कहाँ पे करती है, इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर. गुच्छा होता है, लाइक जैसे अंगूर का गुच्छा है वैसा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है. सो जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को जब हमने इनहेल किया, अल्टीमेटली इट गोज टू द एल्वियोलाई. जैसे ही एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरती है तो एल्वियोलाई बलून की तरह फूल जाती है, ठीक है. और फिर इसी से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है. तो एल्वियोलाई में पहुंच गई. इस तरह से किसका मूवमेंट हो गया, ये ऑक्सीजन इज बीइंग मूविंग फ्रॉम नॉस्ट्रल टू नेजल पैसेज टू pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles and ultimately to the lungs, जहाँ पे alveoli में major site of exchange of gas takes place, ठीक है. अब यहाँ पे alveoli में ऑक्सीजन पहुँचने के बाद कहाँ पे चली जाती है, it goes to the blood stream. कहाँ पे चली जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी, ठीक है, into the ब्लड. और ब्लड में आरबीसीज क्या करेंगी, आरबीसीज इसको लेके जाएंगी, कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स के पास लेके चली जाएगी इस ऑक्सीजन को. इस तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज बीइंग मूव्ड टू द सेल्स, ठीक है. ये तो हो गया, किसका मूवमेंट हो गया, ऑक्सीजन किस तरह से मूव कर रही है. अब आते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, तो CO2 कहाँ से रिलीज हो रही है, टिश्यूज से CO2 जाती है, CO2, ठीक है. ये कहाँ से जाएगी, टिश्यूज से CO2 मूव करती है और कहाँ पे चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, ठीक है. गोज इनटू द ब्लड.
ब्लड में चलेगी CO2, ब्लड में CO2 जाने के बाद ये कहाँ मूव करती है, ब्लड के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इट विल गो टू एल्विलाई, CO2, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, then goes to bronchi, then trachea, then larynx, then pharynx, then nasal passage, then nostril and ultimately is being released out. ठीक है, exhalation हो जाता है इसका, exhalation of carbon dioxide takes place and it is being removed out of the body. तो इस तरह से steps of exchange of gases takes place. ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। सबसे पहले आरबीसी के बारे में हम लोग देखेंगे, व्हाट इज आरबीसी। अभी तो आरबीसी के बारे में जो हमने डिस्कस किया, आरबीसी का मेजर काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो पहली बात तो आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आरबीसी का स्ट्रक्चर होता कैसा है। आरबीसी इज अ बाइकॉन्केव सेल विच इज इन्यूक्लिएटेड। क्या है ये, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसीज के केस में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है आरबीसीज का, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। आरबीसीज का कलर रेड किस वजह से, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, कंसिस्ट ऑफ स्पेशल पिगमेंट जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है, बिकॉज ऑफ विच द कलर ऑफ आरबीसीज इज रेड इन कलर। अब हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो ही क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है ये। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये O2 है, कि यहाँ पे O2 है, O2 इस तरह से ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और बाइंड करने के बाद यही आरबीसी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को कैरी करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी टू डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करते हैं, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर एफिनिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन सबसे अच्छी डोज किसकी है, ऑक्सीजन की सबसे अच्छी डोज है। इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से इतना इजीली बाइंड नहीं करती जितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे भी ज्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ है, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो कैन इजीली अटैच इटसेल्फ और बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद इसकी एफिनिटी कहां पे लाई करती है, देन कम्स ऑक्सीजन एंड लास्ट में इट बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से एफिनिटी होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ तो इजीली बाइंड कर लेती है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ऑक्सीजन का विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अभी बताया था सिंपल डिफ्यूजन। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है किसमें, इनटू द ब्लड। ठीक है, कैन इजीली डिसॉल्व, कैन इजीली डिसॉल्व इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में इजीली डिसॉल्व होने के कारण क्या है, ये ब्लड के थ्रू ही डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू द कैपिलरीज मूव टू द एल्वेलाई, एंड एल्वेलाई से इट मूव्स टू द आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे एक्सहेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करती है इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, इतना हमने कवर अप कर लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कवर अप कर लिया है। सारे पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया, कौन कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वेलाई में अकर करता है, और इसमें आरबीसीज का क्या मेजर रोल है, क्या स्टेप्स है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैस के। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द दिस पर्टिकुलर पार्ट।
अब एक्चुअल में मैकेनिकली अगर हम लोग देखें तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो लंग्स की बात करें तो लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें मसल नहीं प्रेजेंट है। मसल नहीं प्रेजेंट है तो कैसे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन अकर कर रहा है, क्योंकि अगर लंग्स में मसल नहीं प्रेजेंट है, मसल ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी क्या होगा, अंदर एयर जाएगी, और मसल रिलैक्स करेगी तो बाहर एयर जाएगी। लेकिन लंग्स में तो मसल ही नहीं है, तो फिर कैसे एयर एंटर कर रही है अंदर और कैसे एयर बाहर जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास अलग से हेल्पर्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो ही लंग्स में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का ड्यूरिंग इनहेलेशन जब एयर एंटर करती है, और वॉल्यूम रिड्यूस होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब लंग्स से एयर बाहर जाती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मसल होता है जिसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। सो डायफ्राम क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है रेस्टिंग स्टेज में। डायफ्राम का जो शेप होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट प्रेजेंट बिनीथ द रिब केज, ठीक है। मतलब लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहती है, ऊपर यहाँ पे रिब केज होगा जिसके अंदर लंग्स फिटेड रहते हैं, मींस लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज होती है। ये पूरा जो एरिया है हमारा जहाँ पे रिब केज प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज द चेस्ट एरिया इज नोन एज थोरैसिक कैविटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लंग्स प्रेजेंट रहता है, जिसको प्रोटेक्ट कौन करती है, रिब केज प्रोटेक्ट करती है। और इसके नीचे एक मसल प्रेजेंट रहती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है, जिसका रेस्टिंग स्टेज में इसका शेप कैसा होता है, डोम लाइक शेप होता है इसका, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लार्ज डोम शेप्ड मसल दैट separates the chest from the abdominal region। तो ये वाला thoracic region है, ये वाला जो region है that is the abdominal region and नीचे वाला region would be the pelvic region। तो इस तरह से ये जो particular diagram है ये chest वाले area है, thoracic region को separate कर रही है from the abdominal region, ठीक है। तो अब होता क्या है, inhalation और exhalation की process किस तरह से अकर करती है, ठीक है। तो होगा क्या, जब हमने inhale किया, सांस जैसे हमने अंदर ली, सांस जब हमने अंदर ली तो क्या हुआ, डायफ्राम की जो मसल होती है वो क्या कर जाती है, डायफ्राम की मसल क्या कर जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ाना है उसको लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, लंग्स के पास खुद की मसल तो है नहीं, तो डायफ्राम की मसल क्या करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी लंग्स का। तो डायफ्राम की मसल जो होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और नीचे की साइड मूव करने लगती है, ठीक है। नीचे की साइड मूव करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स का। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एयर इजिली कैन एंटर इनसाइड, ठीक है। तो एयर क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो पहली मसल जिसने काम किया है कॉन्ट्रैक्शन करके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना ताकि इनहेल हो सके, दैट इज थ्रू द डायफ्राम। दूसरी जो मसल है वो कौन सी मसल है, जो रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है, उनके बीच में भी एक मसल प्रेजेंट रहती है जिनको क्या बोला जाता है, रिब्स के बीच की जो मसल है इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल भी क्या करती हैं, जब इनहेल करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल की वजह से जो रिब केज है वो आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। सो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगी तभी लंग्स में ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर कर पाएगी। तो दो मसल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक तो डायफ्राम की मसल इन्वॉल्व है, कौन सी मसल, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम मसल, अपार्ट फ्रॉम डायफ्राम मसल, intercostal muscles, that is the muscle present between the ribs, 12 pair of ribs, the muscle present is known as intercostal muscle. Because of these muscles they increase the volume of the lungs and air can easily enter, ठीक है। तो आउटवर्ड मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटरकोस्टल मसल की वजह से रिब्स आउटवर्ड मूव कर रही है और डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है इनहेलेशन के लिए लंग्स का। अगर यही एयर हमें एक्सेल आउट करनी है, ठीक है, इनहेल करने के बाद जब हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे उस समय पे क्या होता है, एक्सेल आउट करने के लिए लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ता है, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए यही दोनों मसल्स क्या करेंगी, डायफ्राम अंदर की साइड मूव कर लेगा, इनवर्ड मूव कर जाएगा और डोम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा फिर से, और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट रहती है बिटवीन द रिब्स वो क्या करती है, इनवर्ड्स मूव कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इनवर्ड्स मूव कर जाएगी तो क्या होगा, the volume of the lungs decreases, volume of lungs decrease, ठीक है। once the volume of lungs decreases तो क्या हो रहा है, जो एयर है it is being expelled out, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बाहर निकल जाती है और एक्सहेलेशन की प्रोसेस अकर करती है, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब देख लेते, थोड़ा डिफरेंस देख लेते बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, किस तरह से चीजें अकर कर रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इनहेलेशन के केस में डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल डोम शेप जो स्ट्रक्चर है नीचे को मूव करेगा तो क्या होती है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
ठीक है, और डायफ्राम अगर रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट करते समय डायफ्राम कैसे मूव करता है, डाउनवर्ड्स मूव करता है और कैसा हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप, जब एक्सहेलेशन करेंगे तो डायफ्राम क्या होती है, फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, डोम शेप्ड हो जाएगा और एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट की कैविटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, चेस्ट कैविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एयर लंग्स के अंदर सक किया जाता है, process known as inhalation, while here the air is being pushed out from the lungs, the process is known as exhalation, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। Coming to the residual volume, what do we understand by residual volume, RV क्या होता है, ये amount of air always remaining in the lungs to provide the sufficient time to absorb oxygen and release carbon dioxide, ठीक है। अब जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। अब क्या किया हमने, फोर्सफुली सारी की सारी सांस जो है बाहर छोड़ दी, ठीक है, फोर्सफुली हमने क्या किया, सारी की सारी सांस बाहर छोड़ दी। सारी सांस बाहर छोड़ने के बाद भी लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर फिर भी रहता है, दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर still present within the lungs even after the forceful exhalation is known as residual volume, ठीक है, इसी को residual volume बोला जाता है, RV। इसका अमाउंट कितना होता है, 1100 to 1200 मिलीलीटर, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर फिर भी प्रेजेंट रहती है विद इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है, दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ह्यूमंस में तो हमने किस तरह से रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस अकर कर रहा है वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन, सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे अकर करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कमिंग टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन अकर करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, और स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहता है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसका नाम क्या था, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है। अब होता क्या है, डे के टाइम पे जब हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सी प्रोसेस अकर करती है डे के टाइम पे, एक तो फोटोसिंथेसिस अकर करती है, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग टेकन इनसाइड थ्रू द स्टोमेटा, लीव्स की सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सीजन, इट इज बीइंग रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अकर करती है डे टाइम में, इसके अलावा रेस्पिरेशन भी अकर करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन अकर नहीं करती, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन अकर करती है, जहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बाहर रिलीज आउट होती है, और क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है अंदर को। पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बाहर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट यूटिलाइज कर देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम होता है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम। नेट रिजल्ट क्या है, ऑक्सीजन गिवन आउट, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में बाहर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर से यूटिलाइज कर लिया प्लांट ने। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो अगर नहीं कर सकती, सिर्फ क्या अगर कर सकता है, सिर्फ रेस्पिरेशन ही अगर कर सकती है। सो रेस्पिरेशन के समय पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ऑक्सीजन इज बीइंग टेकन इनसाइड, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा इनटू द एटमॉस्फेयर। इसीलिए बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी बाहर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, बिकॉज द प्लांट इज ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है रात के समय पे, ठीक है। So this is about the respiration in plants. Coming to respiration in aquatic organisms, ठीक है। तो फिशेस की मेजरली हम लोग बात करते हैं। फिश में कैसे होता है, फिश पानी में रहती है, ठीक है। तो पानी में रहती है तो वहाँ पे लंग्स का तो कोई काम नहीं है, पानी में तो लंग्स के थ्रू तुम ब्रीथ नहीं कर सकते, तो इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस फॉर रेस्पिरेशन। तो ये क्या करती है, द स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन देम इज गिल्स। गिल्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन अकर करती है, ठीक है। लंग्स वंग्स नहीं प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली फिशेस, ठीक है। तो ये किस तरह से ब्रीथ करती है, फिशेस के केस में किस तरह से होता है, यहां पे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फिशेस की बात करें, फिशेस में किस तरह से रेस्पिरेशन अकर करता है, ठीक है। अब फिशेस की बात करें तो फिशेस में स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन, स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन दैट इज गिल्स, ठीक है। और गिल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर, जिसके थ्रू ही क्या होता है, इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो किस तरह से हो रहा है यहाँ पे इनहेलेशन, पहले बात करें किस तरह से इनहेलेशन होता है इन केस ऑफ फिशेस, ठीक है। तो एक प्यारी सी मछली बनानी पड़ेगी यहाँ पे, दिस इज द फिश, ठीक है, ये रहे इसके फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसकी आंख है और यहाँ पे एक ओपर्क्यूलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट रहेंगी इसकी बॉडी में बहुत सारी, दिस इज द फिश। अब होता क्या है, वाटर प्लस ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन ये जो ब्रीद इन करती है, लेती है थ्रू द माउथ, ये क्या है हमारा माउथ, माउथ के थ्रू ये क्या करती है, ऑक्सीजन ब्रीद इन करती है विथ द विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, सो ऑक्सीजन इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन ये माउथ के थ्रू जाता है अंदर, ठीक है। सो माउथ के थ्रू क्या जाएगा, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जा रहा है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे गया है उसमें से एक ऑक्सीजन तो अंदर ले लेती है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगी और क्या करेगी, जो वाटर है उसको, वाटर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में बन रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस अकर करती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा न्यूट्रिशन, कुछ भी न्यूट्रिशन जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, फिशेस का जो भी न्यूट्रिशन रहता है, छोटी मछली को खा रहा है या फिर कुछ भी प्लांट बेस्ड डाइट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट बेस्ड डाइट है, तो फिशेस क्या करेंगी, फूड लेने के बाद द ग्लूकोज इज बीन ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो उसने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के थ्रू आ रही है CO2, वो क्या करेगी, वाटर के साथ मिक्स होके क्या करेगी, बाहर चली जाएगी। पर बाहर कैसे जाती है, अंदर तो ये चली गई, अंदर जब जा रही है तो माउथ कैसा है हमारा, ओपन है, माउथ जब ओपन होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जाएगी इनटू द माउथ, जिसमें से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा और उससे वाटर को हटा दिया जाएगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज गिल कवर, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसी गिल्स के थ्रू मूव करती है, गिल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स जो गिल्स में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेंगी, ट्रैप कर लेंगी और वाटर को रिमूव कर देती है ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ये जो गिल कवर है ये क्या है, अभी क्लोज्ड है, गिल कवर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओपर्क्यूलम बोलते हैं, ठीक है। फिशेस में द गिल कवर इज नोन एज ओपर्क्यूलम विच इज क्लोज एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया अलग पानी से, अब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होगा, इस समय पे द फिश विल नॉट ओपन इट्स माउथ, माउथ वुड बी क्लोज्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, माउथ क्लोज रहेगा और क्या खुल जाएगा, यहाँ पे जो ओपर्क्यूलम है ये ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ओपर्क्यूलम ओपन अप हो गया और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज के थ्रू बनी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहां से रिमूव कर देते हैं थ्रू द गिल कवर, दैट इज ओपर्क्यूलम खुल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी रिलीज्ड आउट विथ वाटर, पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो गिल कवर है, गिल कवर गेट्स ओपन, यहाँ पे गिल कवर क्या है, ओपन है, और माउथ क्या है हमारा, माउथ इज क्लोज्ड। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से रेस्पिरेशन अकर करती है विद इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे हुआ, इनहेलेशन के समय पे डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन आती है, वाटर के साथ डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन और माउथ के थ्रू अंदर चली जाती है, माउथ के थ्रू अंदर जाती है तो किससे पास ऑन करती है, गिल्स से पास ऑन करती है, गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वाटर को सेपरेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। इस समय पे जो गिल कवर है उसको क्लोज कर दिया जाता है और जब एक्सहेलेशन होता है तो क्या टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो गिल कवर ओपन अप होगी, माउथ क्लोज हो जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके इस गिल कवर के थ्रू जब ये ओपन अप हो जाता है तो ओपर्क्यूलम के थ्रू बाहर चली जाती है, ठीक है। इस तरह से एक्सहेलेशन अकर करता है। तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ aquatic organisms, ठीक है। So this is completed here. Now coming to the questions that we have to discuss. So questions में क्या क्या देके रखा हुआ है, state reason for the following. पहला, sometimes while running the athlete suffer from muscle cramp.
ये जो मसल क्रैम्प है हमने डिस्कस किया किस वजह से हो रहा है, मसल में क्रैम्प इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं अकर कर रही है और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, lungs are designed in human beings to maximize the area for exchange of gases। ठीक है, तो lungs को किस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर करे। वो किस रीजन की वजह से हो सकती है, मेजर रीजन वुड बी द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे जो अकर करता है वो क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्विलाई। ठीक है, सो एल्विलाई से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करती है, दिस इज द मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे ही एयर एंटर करती है एल्विलाई बिल्कुल स्वेल हो जाता है, बलून जैसे फूल जाता है वैसे ही एल्विलाई भी एकदम स्वेल कर जाती है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, एल्विलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करती है क्योंकि एल्विलाई की मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड आउट इनटू द ब्लड एंड RBCs take the oxygen and transport it to the cells while carbon dioxide through the tissues come to the capillaries। कैपिलरीज से फिर सिंपल डिफ्यूजन से एल्विलाई से होते हुए नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट वन थिंग कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस अकर कर रही है। और क्या होता है, इसका एरिया कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, लंग्स का एरिया दूसरी तरह से और कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब क्या होगा, when diaphragm muscle contracts then it leads to the increase in volume of the lungs। apart from that intercostal muscle भी क्या होती है, आउटवर्ड मूव करती है when inhalation is being done, जिससे वॉल्यूम या फिर एरिया इंक्रीज हो जाता है लंग्स का। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, वो क्या बोल रहा है, rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that of the terrestrial organisms। terrestrial organisms के कंपैरिजन में अगर हम लोग aquatic organisms की बात करें तो उनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होती है। terrestrial organism की बात करें तो हम लोग नॉर्मली एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। अब जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अमाउंट ज़्यादा है ऑक्सीजन का एयर में, तो हम लोगों को ज़्यादा तेज़ी से ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार हम लोग करते हैं ब्रीदिंग, 1 मिनट में 12 to 20 ब्रेथ्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग रेट ये होती है हमारी। और इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा फास्टर रेट में ब्रीद करते हैं, दैट इज 40 टाइम्स और 50 टाइम्स इन अ मिनट दे ब्रीद। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है, इनके केस में क्या है, सिंस दे आर लिविंग इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, और सिंस वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है जो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से 1 मिनट में इनको ज़्यादा बार ब्रीथ करनी पड़ती है। ठीक है, सो ब्रीदिंग रेट इनकी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इट सेज इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन एयर इज taken into the body through the nostrils and passed through the throat, the air passage does not collapse। ठीक है, air passage that is wind pipe की बात कर रहा है यहाँ पे, wind pipe that is trachea, ट्रैकिया की बात हो रही है। तो ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट रहती है जो प्रोटेक्ट करती है किस चीज से, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रैकिया फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स्ड। सो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स करती है। इसके बाद क्या आता है, द टेस्ट ट्यूब containing lime water turns milky when we exhale। ठीक है, this is based on certain experiment। This experiment we will discuss in the next lecture। ठीक है, the experiment is not being given here। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वी विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो विल लीव इट टू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच and hope this particular lecture helps you in your exam or in building up the concepts related to biology।
एंड कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फोर्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हाउ transportation takes place in our body, another the life process occurs in cell, and apart from that we will be discussing this particular question. Okay, thank you.